CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। पृष्ठ 75 अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत। भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। श्री अरविंद, लेखक श्री अरविंद। इस पृष्ठ के मध्य भाग में 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाता हुआ एक दृश्य है। महान सांची स्तूप का उत्तरी द्वार भी दर्शाया गया है। अब इस चित्र को समझकर आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न 1. भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? 2. भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे? पृष्ठ 76। इस पृष्ठ पर भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कुछ नदियां हैं। नदियों के नाम हैं सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी, व्यास नदी, सरस्वती नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी और कावेरी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। पृष्ठ 77। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि ये 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं भी बदलती रही हैं। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें। आइए विचार करें। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन-कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं। इतिहास के इस क्रम में भारत को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा है। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों और शिलालेखों में मिलते हैं। निवासी वे लोग जो एक स्थान विशेष में रहते हैं। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हम अध्याय 7 में देखेंगे कि ये हजारों वर्ष पुराना है। इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि है। सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जिसका आशय सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। समय बीतने के साथ ही हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दर्शाया गया है, जिसमें विभिन्न नदियां भी हैं। पृष्ठ 78। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके बारे में हम हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा ज्ञान परंपराएं अध्याय में पढ़ेंगे। रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे काश्मीर, लगभग आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र, आज हरियाणा का भाग, वंग, जो बंगाल का भाग है, प्राग ज्योतिष, कुछ असम का भाग, कच्छ, आज का कच्छ और केरल, लगभग आज का केरल इत्यादि। आइए पता लगाएं। क्या आप
पृष्ठ 79 पर मानचित्र 5.4 में दिए गए कुछ क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। आपने जिन क्षेत्रों के बारे में सुना हो, उनकी सूची बनाइए। वास्तव में हमें कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला? चूंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य संवत पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से ये महाकाव्य लिखा जाने लगा था। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है। भरत वो नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। वहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम उल्लिखित हुआ। दूसरे शब्द जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। ये वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बू द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिलता है। उनका नाम अशोक है, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे। पृष्ठ 79। इस पृष्ठ में एक चित्र है जिसमें महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र दिखाया गया है। मानचित्र प्रदर्शित किया गया है। अध्याय में कई क्षेत्रों का उल्लेख राज्यों के रूप में भी किया गया है। भारत में स्थित पुराने राज्यों के पुराने नाम हैं केकय, पद, वाहलिक, अम्बष्ठ, शिवी, मत्स्य, शूरसेन, पंचाल, चेदी, कोसल, विदेह, काशी, मगध, कारुष, दक्षिण कोसल, अंग, प्रागज्योतिष, वंग, सुषमा। ये सीधे बंगाल जहां होता है वहां पे है। सुमा तो नहीं है कहीं? अच्छा, सुमा है। पुंडरू, वंग, प्रागज्योतिष, सुहमा, विदर्भ, अवंती, दर्शन, माहिष्मती, आनर्त, सुराष्ट्र, अश्मक, किष्किंधा, केरल, पांड्य, चोल और जनस्यान। पृष्ठ 80। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतया भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम। वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। ये नाम भारत आज भी प्रयोग में है। उत्तर भारत में इसे सामान्यतया भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में प्रायः भारतम लिखते हैं। आइए विचार करें, क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का ये संक्षिप्त विवरण सही है?
ये जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। पृष्ठ 81। ध्यान रखें, भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था, उसकी शुरुआत में ही इंडिया, दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत अर्थात इंडिया को उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर संविधान का अर्थ है किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। इसका अध्ययन आप कक्षा 7 में करेंगे। आइए विचार करें। चित्र 5.5 पृष्ठ 82 में भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में क्या आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं? विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान या फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र, जिसे सिंधु कहा जाता था, उस पर नियंत्रण किया। अतः ये कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंद, हिदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था। ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतया एक भौगोलिक शब्द है। यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया गया है। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडिके नाम दिया था। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया क्योंकि ये अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। तो सिंधु से शब्द बना हिंदू और हिंदू से शब्द बना इंडोई या इंडिके। ये अपभ्रंश के उदाहरण हैं। प्राचीन चीनियों ने भी भारत से संपर्क स्थापित किया था। विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख यिंतु या यिंदू से किया था। ये शब्द भी मूलतः सिंधु से आया है, यानी सिंधु से शब्द बना हिदू, हिदू से शब्द बना इंदु और इंदु से शब्द का अपभ्रंश होते होते आखिर में शब्द आया यिंदू। पृष्ठ 82। इस पृष्ठ संख्या 82 पर भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ दर्शाया गया है। स्रोत है लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली 1999 और इसकी हिंदी प्रतिलिपि प्रबंधक भारत सरकार फोटोलिपि मुद्रणालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित की गई है। लिथो लिखा है, फोटो लिथो, मैं फिर बोल दूं। और इसकी हिंदी प्रतिलिपि प्रबंधक भारत सरकार फोटोलिथो मुद्रणालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित की गई है। पृष्ठ 83। ज़ुआनज़ैंग, पूर्व में जिसे हेनसांग उच्चारित किया जाता था, उसने 7वीं सामान्य संवत में चीन से भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। वहां उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वो अपने साथ ले गए थे। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। एक अन्य चीनी शब्द तियंजू को सिंधु से लिया गया था,
परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। ये बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि ये शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। आइए पता लगाएं, क्या आप भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न-भिन्न नामों से इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में जो तालिका दी गई है, उसमें विभिन्न राज्यों में भारत के विभिन्न नामों को आपने बताना है। उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं फारसी, रिक्त स्थान, यूनानी, रिक्त स्थान। लैटिन में भारत को भारत के नाम से ही जाना जाता था। चीनी भाषा में भारत का क्या नाम था, ये आपने बताना है। अरबी और फारसी बोली में भारत को क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में भारत को इंडिया कहते हैं और फ्रेंच भाषा में इसे इंडे कहा जाता है। पृष्ठ 84। आगे बढ़ने से पहले, भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए गए हैं। प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बू द्वीप तथा भारत सम्मिलित हैं। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में यही नाम मिलता है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों और आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी आधारित नामों को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडोई तथा अंततः इंडिया जैसे नाम बने। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। 1. अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण का क्या अर्थ है? चर्चा कीजिए। 2. सही अथवा गलत की पहचान कीजिए। ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। ये कथन सही है या फिर गलत? बताइए। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। अशोक के समय जम्बू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे। ये कथन सही है कि गलत है? बताइए। महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। ये कथन सही है? प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया। बताइए कि ये कथन सही है या गलत? 3. यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता और आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता, तो आप किस नाम का चयन करते एवं क्यों? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। 4. प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे? इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? संकेत: कम से कम 4 या 5 उद्देश्य हो सकते हैं। यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त हुआ। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की ये ध्वनि पाठ्यपुस्तक। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुमलता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।